सीधे इस विश्लेषण में डाइव इन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस घटना की जिसे पूरी दुनिया टाइटैनिक डिजास्टर के नाम से जानती है। पर इसे हम सिर्फ एक ट्रेजेडी की तरह नहीं देखने वाले, बल्कि एक बेहद फैसिनेटिंग एनाटॉमिकल ब्रेकडाउन के रूप में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इंजीनियरिंग और इंसानी छोटी छोटी कमियों ने मिलकर एक इतनी बड़ी तबाही का रूप ले लिया। तो आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले द अल्टीमेट लग्जरी शिप, फिर अ फेटल मिडनाइट कोलिजन, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ द सिंकिंग, द फेटल ह्यूमन एरर्स और आखिर में लेगेसी एंड द रैकेज। चलिए देखते हैं कि आखिर एक इंजीनियरिंग मार्वल अवॉइडेबल मिस्टेक्स के चेन रिएक्शन का शिकार कैसे हो गया। पहला हिस्सा, द अल्टीमेट लग्जरी शिप। माहौल कुछ ऐसा था। 10 अप्रैल 1912 को ये विशाल जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है और इसकी कमान थी 62 साल के बेहद एक्सपीरियंस्ड कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथों में। सफर को लेकर एक अलग ही उत्साह था। अब जरा इस प्रोजेक्ट के स्केल के बारे में सोचिए। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसमें बेहिसाब पैसा लगाया था। उस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करीब $7.5 मिलियन आई थी, जो आज के वक्त में लगभग $400 मिलियन के बराबर है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये पैसा, पावर और एम्बिशन का एक अल्टीमेट प्रतीक था। और इस कीमत के बदले में मिला क्या? एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल और ऐसी लग्जरी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये जहाज 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा था। इसके अंदर किसी आलीशान 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं थी। स्टेन्ड ग्लास, खूबसूरत वुड पैनलिंग, हीटेड स्विमिंग पूल्स, टर्किश बाथ्स, 4 अलग-अलग रेस्टोरेंट्स, एक जिम और एक बड़ी लाइब्रेरी। ये अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर नए जीवन की तलाश में जा रहे इमिग्रेंट्स सबके लिए बिल्कुल एक सपने जैसा था। लेकिन इस ग्रैंड बनावट के साथ एक बेहद खतरनाक चीज जुड़ी थी, और वो था ओवर कॉन्फिडेंस। व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट का वो मशहूर बयान याद है, ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। ये सुप्रीम एरोगेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही आगे चलकर इस सफर की सबसे बड़ी बुनियादी खराबी बन गया। दूसरा हिस्सा, अ फेटल मिडनाइट कोलिजन। अब चलते हैं 14 अप्रैल 1912 की उस रात की तरफ। जमाने वाली सर्दी थी, बिना चांद की रात और बेहद कम विजिबिलिटी, यानी डिजास्टर के लिए एक परफेक्ट स्टेज सेट हो चुका था। उस रात के घटनाक्रम यानी टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि खतरा कितनी तेजी से बढ़ा। रात 11:39 पर क्रोज नेस्ट पर बैठे लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने सामने एक बड़ा आइसबर्ग देखा और खतरे की घंटी 3 बार बजाई। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने तुरंत जहाज को लेफ्ट मोड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन 11:40 पर जहाज का राइट बाव 10 सेकंड तक बर्फ से रगड़ खाता हुआ निकला। सिर्फ 1 मिनट की देरी और पूरी कहानी हमेशा के लिए बदल गई। अब यहां एक सवाल उठता है, एक बर्फ का टुकड़ा सॉलिड मेटल को कैसे तोड़ सकता है? इसकी फिजिक्स सच में काफी क्लियर है। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं था, ये 200 बाय 400 फीट का था, यानी एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, जिसका वजन 1.5 मिलियन टन था। जब इतना बड़ा और भारी आइसबर्ग स्टील से टकराएगा तो मेटल पेपर की तरह मुड़ी जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मेटल की कार तेजी से किसी पेड़ से टकरा जाए। तीसरा हिस्सा, एनाटॉमी ऑफ द सिंकिंग। यहां से इस डिजास्टर की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सामने आती है। ये वो वक्त था जब आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज ने डैमेज देखा और उन्हें एहसास हो गया कि उनका बनाया हुआ ये आलीशान जहाज अब नहीं बचने वाला। देखिए, किसी भी जहाज की मेन बॉडी को हल कहते हैं। टाइटैनिक की सबसे बड़ी खासियत इसका डबल बॉटम हल था, और यही वो फीचर था जिसकी वजह से लोग इसे अनसिंकेबल मानते थे। लेकिन यहां एक फेटल फ्लॉ था। ये डबल लेयर सिर्फ जहाज के बॉटम में थी, साइड्स में नहीं। और क्योंकि आइसबर्ग जहाज की साइड से रगड़ खाया था, इसलिए ये डबल बॉटम सेफ्टी फीचर पूरी तरह से यूजलेस साबित हुआ। अगर इसके मैथमेटिकल डिजाइन की सेफ्टी लिमिट्स पर बात करें तो प्लान के मुताबिक अगर आगे के 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तो भी जहाज तैरता रहेगा। पर रियलिटी में क्या हुआ? कोलिजन इतना बड़ा था कि एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स खुल गए और उनमें पानी भरने लगा। यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब अनसिंकेबल टाइटल एक मिथ बन गया। 6 कंपार्टमेंट्स ब्रीच होने का सीधा मतलब था डूबना अब इनएविटेबल है, तय है। चौथा हिस्सा, द फेटल ह्यूमन एरर्स। यह सबसे क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग लिमिट पर खत्म नहीं होती। इंसानी गलतियों ने इस पूरी स्थिति को बद से बदतर बना दिया था। ये गलतियों की एक ऐसी चेन थी जो लगातार एक कैस्केडिंग इफेक्ट दे रही थी। कैप्टन स्मिथ ने 7 से ज्यादा आइस वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया।
बर्फीले रास्ते में भी जहाज को 40 किलोमीटर पर आवर की तेज रफ्तार पर रखा गया क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस 6 दिन का एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। कहा तो यह भी जाता है कि ब्रूस ने एक आइस वार्निंग पेपर को पढ़कर सीधा अपनी जेब में रख लिया था ताकि रफ्तार ना रोकी जाए। शेड्यूल्ड सेफ्टी ड्रिल्स कैंसिल कर दी गई थी और जब आइसबर्ग सामने आया तो स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचिंस इतना पैनिक कर गए कि लेफ्ट मोड़ने की बजाय उन्होंने स्टीयरिंग राइट घुमा दिया। अगर यात्रियों और लाइफ बोट्स के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो वो सच में हैरान करने वाले थे। जहाज पर लगभग 2200 लोग मौजूद थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 20, जिनकी टोटल कैपेसिटी मात्र 1200 लोगों की थी। यानी 1000 लोगों के बचने का तो पहले से कोई इंतजाम ही नहीं था। और इससे भी शॉकिंग बात यह थी कि पहली लाइफ बोट जिसमें 65 लोगों की जगह थी, वो सिर्फ 28 लोगों को लेकर चली गई। क्यों? क्योंकि लोगों को शुरू में लगा ही नहीं कि यह जहाज सच में डूब सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशंस का हाल भी पूरी तरह निराशाजनक था। रात 12 बजे रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार SOS कॉल्स भेज रहे थे। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात यह थी कि SS कैलिफोर्नियन नाम का जहाज वहां से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। अगर वो आते तो शायद सबकी जान बच सकती थी, पर उन्होंने 11:15 पर अपना रेडियो बंद कर दिया था और जब टाइटैनिक से आकाश में डिस्ट्रेस फ्लेयर्स छोड़े गए तो कैलिफोर्नियन के कैप्टन को लगा कि अमीर लोग सिर्फ पार्टी की आतिशबाजी कर रहे हैं। RMS कार्पेथिया ने सिग्नल जरूर पिक किया, पर वो 107 किलोमीटर दूर थे, यानी फुल स्पीड आने पर भी उन्हें वहां पहुंचने में 3.5 घंटे लगते। इस केओटिक भागदौड़ और इवैक्यूएशन का आखिरी नतीजा बेहद दर्दनाक था। रात 2:20 पर जहाज कंप्लीटली डूब गया। लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से कई लोगों की तो पानी में गिरते ही कुछ ही मिनट में हाइपोथर्मिया से मौत हो गई। कैप्टन स्मिथ आखिरी वक्त तक जहाज पर ही थे और उसी के साथ डूब गए, और कार्पेथिया वहां 1 घंटा देरी से पहुंची। 5वां हिस्सा, द लेगेसी एंड द रैकेज। अब आइए देखते हैं कि इस हादसे के बाद क्या तब्दीलियां आईं और जहाज के मलबे का क्या हाल है। इस एक सिंगल डिजास्टर ने ग्लोबल मैरीटाइम रेगुलेशंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इन मानवीय गलतियों को दोबारा होने से रोकने के लिए 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया। SOLAS यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी ट्रीटी साइन की गई और एक बेहद स्ट्रिक्ट मैंडेट लाया गया कि अब से हर जहाज पर यात्रियों की संख्या के हिसाब से सफिशिएंट लाइफ बोट्स का होना बिल्कुल अनिवार्य है। जहाज के मलबे को ढूंढने में 70 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। आखिरकार 1985 में एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलेट को समुंदर में 3800 मीटर यानी लगभग 3.8 किलोमीटर की एक्सट्रीम गहराई में यह रैकेज 2 हिस्सों में टूटा हुआ मिला। यह बताता है कि वो डूबा हुआ जहाज वहां कितना अकेला और शांत पड़ा था। लेकिन एक बेहद सरप्राइजिंग फैक्ट 2030 के आंकड़े को लेकर है। समुद्र के नीचे मेटल खाने वाले बैक्टीरिया और दूसरे जीव तेजी से इस जहाज के बचे कुचे हिस्से को खा रहे हैं। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि शायद साल 2030 तक इसका पूरा मेटल फ्रेमवर्क अंडर वाटर बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और वहां कुछ भी नहीं बचेगा। और इससे एक बड़ा सवाल उठता है। ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लाइव पामर का कॉपीकैट प्रोजेक्ट टाइटैनिक 2 लगातार डिलेज की वजह से रुका हुआ है। तो क्या इस अनसिंकेबल जहाज के प्रति हमारा जो फैसिनेशन है वो उसके फिजिकल रैकेज के हमेशा के लिए मिट जाने के बाद भी जिंदा रहेगा? ये कहानी इंसानी तकब्बुर और कंपाउंडिंग एरर्स का एक ऐसा सबक है जो शायद हमेशा जहन में रहेगा। इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही और गहरे विषयों पर चर्चा जारी रहेगी।